हेलो बच्चों, यूट्यूब पर क्लास 10th में आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। देखिए, इसमें हम काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। मीन्स पहली एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, दूसरी एक्सरसाइज में भी काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन संपूर्ण अध्ययन आपके सूत्र और परिभाषाओं पर आधारित है। इसलिए आप लोग सूत्र और परिभाषाएं पिछले वीडियो में जिस तरीके से पढ़ाए गए हैं उसी के आधार पर आप लोग सीखने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, कोशिश करें, तभी आप जो है आगे की एक्सरसाइज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1B स्टार्ट मतलब चल रहा है एक तरीके से। एक्सरसाइज 1B में देखिए, आप भी काउंटिंग करते जाएं और हम भी काउंटिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन एक जैसे होते हैं संभवतः बीच में कहीं नंबरिंग पे, तो हम लोग वो भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन आपके अभी नहीं हुए हैं, जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उनको जो है आज देखने का प्रयास करेंगे, हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1B में आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। जिस तरीके का 5वें नंबर का क्वेश्चन है उसी तरीके का जस्ट 8वें नंबर का क्वेश्चन है। बस उसमें अंतर क्या है, केवल थ्योरी का अंतर है। तो देखिए, 5वां क्वेश्चन है, यदि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा किसका 225 और 60 का दे रहे हैं, 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें कहीं ना कहीं x अज्ञात राशि आई है, उसका मान निकालना है। ठीक इसी तरीके से आपका 8वां क्वेश्चन है, 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 लिखा गया है। जिस तरीके से यहाँ 225 और 60 के HCF को 225 गुणा 5 माइनस 10x लिखा गया है। अगर हिंदी में बोलना चाहें क्वेश्चन 5 को, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे आपकी थ्योरी 8वें की लिखी है। 225 और 60 के HCF को 225 गुणा 5 माइनस 10x लिखा गया है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। उसी टाइप की थ्योरी 8वें क्वेश्चन में 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वहाँ पे x का मान निकालना है, यहाँ पे m का मान निकालना है। साथ ही एक काम और बढ़ चुका है आपका कि साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए, LCM मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लासा। तो लासा तो आप गुणनखंड विधि द्वारा कर लेंगे। कल हमने पिछले वीडियो में यानी कि आपको जो है हमने गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा पढ़ाए हैं। मासा ज्ञात करने का एक और तरीका बताया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि आप करेंगे, तो इतना पार्ट तो आप स्वयं करेंगे इसका, ठीक है। साथ ही 18 और 117 का LCM, ये LCM आप स्वयं निकालें, क्योंकि कल जैसे क्वेश्चन का ये एक तरीके का पार्ट है। LCM में बस ये ध्यान रखेंगे सभी नोट कर दिए जाते हैं और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उनका, है। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था हमने। यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में 5वें और 8वें में आपको हम एक बता दे रहे हैं, उसी आधार पे आप दूसरे क्वेश्चन को लगाने का प्रयत्न करेंगे, हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन के रूप में देखेंगे। उसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करना है। साथ साथ 18 और 117 का LCM हम आपके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, LCM निकालना, उस तरीके से आप LCM को जो है निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आपको HCF दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रहे हैं 225, 60 का। दो संख्याओं का HCF दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 225 गुणा 5 माइनस 10x, यही लिखा हुआ है इसमें, है। ये आपको दिया गया है, तो यदि करके लिख लें आप। यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मासा, या इसको हम HCF या GCD के नाम से जानते हैं, आपको दो संख्याएं हैं 225 और 60 का। किताब के अनुसार कुछ दिया गया है जिसमें एक अज्ञात राशि है, लेकिन हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना जानते हैं। तो सबसे पहले जितना आपका ये पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा सभी को, HCF 225 और 60 का आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको जो है हम लोग जो है देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों इसका HCF निकालेंगे। आप दो संख्याएं जो दी गई हैं 225 और 60, इसका HCF निकालेंगे। उसके बाद ही आप जो है यहाँ वैल्यू रख सकते हैं HCF की। तो आपको सबसे पहले तो आपको अलग से HCF निकालना पड़ेगा इन दो संख्याओं का, 225, 60 का, है। जिसमें हम जानते हैं कि 225 आपकी बड़ी संख्या है, 60 आपकी छोटी संख्या है। यहाँ लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम लगता है आपको बताया गया है,
तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग एल्गोरिथम पढ़े हुए हैं, वहां से हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। किस तरीके से? विभाजन प्रक्रिया से, ठीक है। और आप थ्योरिकली भी निकाल सकते हैं, किताब में, बुक में आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप वहां से भी आप एचसीएफ थ्योरिकली निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए 225 में भाग देंगे 60 का, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, तो 225 में 60 का भाग देंगे, ठीक है। 225 में 60 का भाग देंगे तो 6 18 6 चौको 24, 240 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 225 है, तो 6 18 यानी 60 तिया 180। यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ 5 बचेगा आपका, 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 12 में से 8 गया 4, 45 बचे। यहाँ पे आपको जीरो चाहिए होता है, जो एल्गोरिथम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें जीरो चाहिए होता है, तब आपका ये जो होता है भाजक वही एचसीएफ बनता है जाके। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 45 का फिर पुनः भाग देंगे पूर्व भाजक में। पूर्व भाजक है आपका 60, तो 60 में फिर से भाग देना स्टार्ट कर देंगे, तो 45 दूनी 90 ज्यादा हो जाएंगे, तो 45 एकम 45। यहाँ पे बचा आपका एक तरीके से 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, 15 बचा। जबकि यहाँ जीरो चाहिए था, अगर जीरो हो जाता है यहाँ पे तो आपका भाजक जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो ऐसा नहीं है, तो 15 का भाग फिर देंगे आप किसमें, पूर्व भाजक में, 45 में, तो 15 तिया 45, यहाँ पे आपके जीरो आ गए घटाने पे, तो लास्ट में जो भाजक था आपका वही आपका एचसीएफ बनता है, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 15। और हमने पढ़ाया भी है आपको, है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी आप मासा निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप मासा निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतम संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप जो है लागू करें। तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ें कि एचसीएफ 225,60 का किताब के अनुसार दिया है 225 गुणा 5 माइनस 10x। अब आप लोगों ने जो एचसीएफ निकाला है, एचसीएफ 225 और 60 का कितना आया, 15, तो यहाँ रखेंगे आप लोग 15, तो यहाँ रख देंगे बच्चों 15 बराबर, वहां चल रहा है आपका 225 गुणा 5 माइनस 10x, और सॉल्व कर लेंगे तो 15 चलने दें आप, बराबर 225 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका बनेगा कितना, 1125 माइनस 10x। यहाँ पे पक्षांतर करें आप, पक्षांतर करने पर चर और अचर राशियां एक साइड में लाएंगे, तो देखिए 10x का ट्रांसफर करेंगे LHS में, 10x को यहाँ लाएंगे इस तरीके से, और 15 का पक्षांतर करेंगे RHS में इस तरीके से, तो 10x माइनस के यहाँ पे आके प्लस के हो जाएंगे, तो 10x हो गए प्लस के, बराबर 1125 चल रहा है, और 15 ऋण के हो जाएंगे, प्लस गोज टू माइनस, तो माइनस के 15, तो आपकी कैलकुलेशन बचेगी 10x बराबर 1110, घटाने पर 1110 बचेंगे, गुणा का पक्षांतर भाग, तो x बराबर आपका बचेगा 1110 बटे 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, x का मान आएगा आपका 111। यही हमें ज्ञात करना था, क्वेश्चन कह रहा था कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में m का मान निकालना है, तो आप उसे स्वयं करेंगे, उसमें 118 और 117 का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने 60 और 225 का निकाला है, ठीक है। और साथ साथ इसका एचसीएफ एलसीएम भी ज्ञात करना है, तो एलसीएम आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक। इसे आप नोट करिए। देखिए बच्चों, आगे के क्रम में जब क्वेश्चन की ओर चले तो हम लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 12, और उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 14, यानी 3 क्वेश्चन ये एक जैसे हैं। इनको पहले समझने का प्रयत्न करें आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहीं ना कहीं अज्ञात राशियां आ रही हैं, x और y, उसके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए y को डिवाइडेड किया गया है 2 भागों में, 4 और x, यानी 4 और x का गुणा किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, यही मतलब है। तो यहाँ हम समझा दे रहे हैं कि जैसे 4 गुणा x जो होगा वो y के बराबर होगा, है। इसी तरीके से x को डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में, 3 और 7 में, तो x का जो मान होगा वो आपका 3 गुणा 7 के बराबर होगा। तो सीधा बात है कि x का मान आ गया 7 तिया 21, ये एक रिजल्ट आ गया x का मान। इसी तरीके से अब x का मान यहाँ रख लें आप, हैं, तो आप जैसे ही रखेंगे x का मान रखने पर
इसे समीकरण नंबर 1 डाल दें कि इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर तो आप x की जगह मान रखें तो 4 गुणा 21 बराबर 22, तो 21 चौके 84, 21 चौके 84, 84 आपका आ गया किसका मान, 22 का मान। तो देखिए जो भी आपको ये खंडित भाग किए गए हैं, सीधी बात समझिए, क्वेश्चन में 22 के 2 हिस्से किए गए थे तो दोनों हिस्सों का गुणा 22 के बराबर होगा है। x के 2 हिस्से किए गए हैं, उन दोनों हिस्सों का गुणा x के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से 12वें क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए है। तो x और y के मान जब निकालेंगे इसमें, तो आप इसमें भी ध्यान रखेंगे कि x के 2 भाग किए गए यहाँ पे 3 गुणा 3 और 195, तो x बराबर रहेगा 3 गुणा 195। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, 195 के 2 हिस्से किए गए हैं 3 गुणा 22, तो 195 बराबर रहेगा 3 गुणा 22। समझा रहे हैं, केवल आपको पहला पार्ट संभवतः आ गया होगा। 22 के 2 हिस्से किए गए हैं 5 और 13, तो 22 बराबर रहेगा 5 गुणा 13। तो देखिए कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे 2 जगह 22 जरूर शो हो रहा है, लेकिन दोनों जगह से आंसर 22 का सेम आएगा। तो 22 बराबर 13 पंचे 65, तो यहाँ भी गुणा का पक्षांतर भाग जब आप 22 का मान निकालेंगे तो 65 ही आएगा। जैसे यहाँ पे 22 बराबर आपका 13 पंचे 65 हो जा रहा है, तो यहाँ भी गुणा का पक्षांतर भाग तो आप कर सकते हैं 22 बराबर 195 में 3 का भाग देंगे तो आपका 65 बार जाएगा, 65 बराबर 22, तिचिंग 18, 1 बचा 3 पंचे 15। x का मान कैसे आएगा, गुणा करने से आएगा। तो देखिए x का मान सीधा सीधा है आपका, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28 की 8 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग एक तरीके से x y और z के मान x और y के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो y 2 जगह जरूर शो हो रहा है, लेकिन दोनों जगह से आपका जो आंसर है वो आंसर आपका एक तरीके से सीधा सीधा इतना मैच करेगा, है ना। और x का मान सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप 14 नंबर का क्वेश्चन लगा सकते हैं। नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान निकालिए। यहाँ पे 3 मानों को निकालना है, तो संभवतः आपके इक्वेशन 3 टाइप में बनेंगे। जैसे x के 2 हिस्से किए गए 2 और 3381, तो x बराबर रहेगा 2 गुणा 3381। बहुत ध्यान समझें, 3381 के 2 खंड किए गए 3 और 22, तो 3381 के 2 खंड किए गए हैं 3 गुणा 22 है। 22 के 2 हिस्से किए गए 7 गुणा 161, तो 22 बराबर आप लिख सकते हैं 7 गुणा 161। 161 के 2 खंड किए गए हैं, तो 161 बराबर लिख सकते हैं 7 गुणा z। केवल समझा रहे हैं, इसको आप स्वयं करेंगे तो देखिए x का मान तो स्वयं आ जाएगा 3381 में 2 का गुणा करने से है। 22 का मान 3 का पक्षांतर करिए आप, गुणा का पक्षांतर भाग, तो यहां से 22 का मान प्राप्त हो जाएगा। और x का मान तो आना ही है यहां से। उसी टाइप से जो 22 का मान पूर्व अवस्था में आपका आया है गुणा का पक्षांतर भाग करने से, उसी तरीके से 22 का मान यहाँ भी आपका शो करेगा। सेम 22 का मान प्रदर्शित होगा जैसे यहाँ पे आपके शो हुए हैं 65। और z का मान 7 का भाग दे दें आप, गुणा का पक्षांतर भाग, तो यहाँ से z का मान आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ 3 मान आप निकाल सकते हैं, ठीक इन दोनों क्वेश्चन के आधार पर है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे, अच्छी तरीके से राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, x और y के मान यहाँ से हो रहे हैं, यहाँ भी आपके x का मान और y का मान है। भले ही 2 अवस्थाओं 2 जगह आपकी शो हो रहा है, लेकिन y का मान सेम होगा। उसी तरीके से आपको x y z के मान निकालने हैं। तो ये संभवतः क्वेश्चन एक जैसे हुए, तो इसमें से हमने आपको 1-2 पार्ट समझाए हैं, तीसरा भी समझाया हुआ है। आप स्वयं इसे गुणा करके या गुणा का पक्षांतर भाग करके जहाँ जैसी अवस्था लागू हो रही है आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस 9 का देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोगों को सभी परिभाषाएं एक तरीके से अध्ययनरत होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है,
यानी कि रफली समझा रहे हैं कि n का मान प्राकृतिक संख्या है। बहुत ध्यान समझें, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो n आपकी जब प्राकृतिक संख्या है, प्रकृति ने जो दी है, देखिए प्रकृति ने हमें 1 से स्टार्ट करके संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आगे आप चलिए, धनात्मक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्रकृति ने जो हमें प्रदान की हैं। तो n का मान हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन है लास्ट तक। तो जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या जो आपको दी गई है 6 की पावर n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर समाप्त संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए आपको जो है इस टाइप की होनी चाहिए, 10 की पावर n के रूप में। उसका एक रीजन है, आपको रीजन बता दें, यहाँ n की जगह कोई भी संख्या रखेंगे, 10 की पावर 1 रखेंगे तो आपका 10 रहेगा, लास्ट में अंक 0 पर समाप्त हो रहा है ये है। 10 की पावर 2 रखेंगे तो आपकी 10 दामन 100 हो जाएगा, तब भी अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 की पावर n का रूप है, या हम कह लें कि 2 गुणा 5, 10 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 5 की पावर n, अर्थात मिला आपका 2 की पावर n और 5 की पावर n। ये अगर रूप दिया है, 2 गुणा 5 का रूप दिया है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर कुछ घातें होंगी, 5 की घातें कुछ होंगी, तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन देखें, 6 की पावर n दिया हुआ है, तो 6 की पावर n का मतलब ये हुआ कि 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, 2 3 6 की पावर n, तो यहाँ मिला 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, जबकि फॉर्म होना चाहिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, और यहाँ पे फॉर्म बन रहा है 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो यहाँ 6 की पावर n के लिए है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ये सभी आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऐसी कोई संख्या नहीं है 6 की पावर n में जो आपकी जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए आपकी अंक 0 पर समाप्त हो सके। अंक 0 पर समाप्त होने के लिए संख्याओं का जो रूप होगा, जो संख्या का रूप होगा, वो आपका 2 गुणा 5 की पावर होनी चाहिए है। तो यहाँ पे हम थ्योरी के रूप में कुछ आपको समझा रहे हैं इसी क्वेश्चन से संबंधित। वैसे न्यूमेरिकली हम आपको बता चुके हैं कौन सा रूप होना चाहिए और क्या रूप बन रहा है, ठीक है। तो आप इसे भी समझ लेंगे और थ्योरिकली हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन के संदर्भ में हमने कुछ थ्योरिकली पॉइंट आपको दिए हुए हैं, समझा दिए ही है आपको। वहाँ पे 5 की कमी है, 5 की पावर की कमी है। तो देखिए हमने कुछ लिखा हुआ है कि चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं, 2 3 6 सभी लोग कर सकते हैं, अतः 6 की पावर n, तो 6 के रिप्लेस में 2 गुणा 3 रख के पावर n लगाएंगे तो अलग अलग पावर खोलेंगे, तो 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, ये प्राप्त होगा। अब इसका जब अवलोकन किया हमने, तो अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। यहाँ पे 5 आपका आ नहीं रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जब 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 और 3 की घातें नजर आ रही हैं, अतः कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, कैसी नहीं है, जो कि 6 की पावर n में अगर n की जगह रख दिया जाए नेचुरल नंबर की जगह, तो अंक 0 पर समाप्त हो सके है। इतना पर्याप्त है थ्योरिकली इसका रीजन। जहां n, जो n आपका ये प्राकृतिक संख्या थी, तो n बिलोंग्स कर रही है, इसको कहते हैं बिलोंग्स। क्या कहते हैं बच्चों, बिलोंग्स, BELONGS। बिलोंग्स मीन्स उपस्थित हैं। जो n है ये आपका, ये नेचुरल नंबर, ये से कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी n का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि n प्राकृतिक संख्या है, n बिलोंग्स कर रही है नेचुरल नंबर को, यानी n के मान है जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आपकी अंक 0 पर समाप्त हो सके। किस संख्या में, 6 की पावर n में, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका रीजन इतना पर्याप्त है, आप इसे नोट कर लेंगे और बार बार वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 10 और उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी 2-2 क्वेश्चन है, कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको समझने का प्रयत्न करें। व्याख्या कीजिए, आपको पूरी डिफाइन करना है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13,
एक संख्या दी गई है आपको 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या दी गई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये दूसरी संख्या हो गई आपकी। भाज्य संख्याएं हैं, क्यों आपको सिद्ध करना है ये संख्याएं भाज्य, ये कुछ ना कुछ नंबर बनाएंगी, संख्याएं बनाएंगी, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या हम लोग जानते हैं वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या भाज्य संख्याओं के संबंध में अंगणित की आधारभूत प्रमेय से यह भी जानते हैं कि प्रत्येक दी गई भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित होते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित होते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। उसी टाइप का 13 क्वेश्चन नंबर है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3, ये दूसरी संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्यों है? तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन में 2 सवाल दिए गए हैं, देखिए इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में भी 2 सवाल दिए गए। कुल मिला के आपके जो क्वेश्चन हो गए एक तरीके से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसमें से एक समझने का प्रयत्न करेंगे सही से, और बाकी के आप होमवर्क में ना प्रयत्न करेंगे लगाने का। तो एक हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लें, फिर बाकी के ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इनको आप होमवर्क में करेंगे, है तीनों को करेंगे और सिस्टम से करेंगे जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये संख्या जो दी गई है ये लिखना है। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का एक तरीके से फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। लिख नहीं रहे हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कहाँ है, तो आप समझिए फर्स्ट पार्ट पहले नंबर का, सेकंड पार्ट दूसरे नंबर का। उसी तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। आप अपने तरीके से सिस्टम से, जितना सिस्टम से लिख लेंगे उतने ही सिस्टमैटिक रूप से नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग देखिए 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो आपको एक संख्या दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या। दी गई संख्या किस तरीके की संख्या दी गई है? आपको दिया गया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये एक संख्या दी गई है आपको, है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि संख्या कैसी है, मतलब संख्या क्या बन रही है। ये तो गुणनखंडित रूप लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप ओरिजिनलिटी में संख्या को बनाने का प्रयत्न करें। तो देखिए संख्या जब हम बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कहाँ कहाँ कॉमन लेंगे? तो पहले तो ये 3 अवयव जो लिखे हुए हैं तो या करके हम लिख दे रहे हैं 7 गुणा 11 गुणा 13, ये ब्रैकेट में बंद कर लें, प्लस 13, ये 2 अवस्थाएं लिखी हुई हैं। इनमें कॉमन देखिए क्या है, तो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, जो प्रत्येक जगह बैठा होता है, जो प्रत्येक जगह उपस्थित होता है वही तो उभयनिष्ठ है, वही सर्वनिष्ठ है। तो 13 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 13 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ या कॉमन अपनी भाषा में लिख सकते हैं, या सर्वनिष्ठ लेने पर, एक ही बात है, लेने पर। तो हम लोग देख रहे हैं तो 13 आप कॉमन ले लें। तो 13 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 है गुणा 1, ये 13 खत्म हो गया यहाँ से, तो 13 एकम 13, 1 बचेगा, और प्लस यहाँ भी 1 बचेगा, है। तो 13 चल रही है आपके 11 सत्ते 77 एकम 77 और प्लस 1, तो आपका हो गया 13 77 और 1 78। ये गुणा कर लें आप, तो 13 78 का गुणा होगा आपका 1014, ठीक है। ये जो 1014 मिला है ये आपकी संख्या हो गई। और वैसे हम जनरली जानते हैं कि 1014 जो है स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाएगा। तो 1014 कैसी संख्या है? जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चाहे तो आप 1014 के गुणनखंड करके दिखा दें। 1014 के जो गुणनखंड होंगे वो आपके एक तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो हम लोग 1014 के गुणनखंड करके देख लें। अगर गुणनखंड किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं तो संख्या कैसी है? वो भाज्य संख्या है। तो आइए 1014 के गुणनखंड करें। तो 1014 के फैक्टर कर दें आप, तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, भागन टूटी बिंदी, 2 सत्ते 14 है। अब आपका जो है ये 2 से नहीं कटेगा, है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 7 बचेगा।
3 से ट्राई करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 3 18, 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे, 3 एम 27, तो 3 से आपका कट रहा है, तो 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 18, 2 बचे 27 हो गए, 3 एम 27। इस तरीके से अब आपका सीधा सीधा 13 से कटेगा, तो 13 से काटेंगे, 13 13 169, फिर 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, लास्ट में 1 चाहिए आपको, तो 1014 के गुणनखंड बन गए आपके 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं जो हमारे गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, ये गुणनखंड हैं, गुणनखंड जो मिले हैं किसी भी संख्या के, अभी संख्या हम शो नहीं कर रहे हैं कैसी संख्या है, ये गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों का रूप है, अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में है। तो सीधी बात समझिए, जब किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त होते हैं तो वह संख्या निश्चित ही भाज्य संख्या होती है। तो 1014 आपका रहेगा भाज्य संख्या, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें बताती है कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो रहे हैं तो संख्या भाज्य है। इसके विपरीत भी बोल सकते हैं, यदि कोई संख्या भाज्य है तो उसके गुणनखंड होंगे तो वो आपके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त होंगे, हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1014 को इसलिए हमने लिखा है भाज्य संख्या, है, क्योंकि 1014 के जो गुणनखंड है वो आपके अभाज्य रूप में है। गुणनखंड फिर से समझ लें, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, यहाँ नहीं जाएगा भाग, 1 शून्य आएगा आपका, तब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, नेक्स्ट नंबर ले लेंगे नेक्स्ट, तो 2 3 18, अब 20 में से 18, फिर 2 बचा आपका 27 हो गए, 3 एम 27। अब 169 सीधा 13 से कटता है, सभी लोग जानते हैं, 13 13 169, 13 एकम 13। तो कहने का मतलब 1014 आपकी भाज्य संख्या है। इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट आप लगाएंगे, हैं। इसमें 3 होमवर्क के रूप में आपके लिए क्वेश्चन रहे, इसे आप नोट कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको भी हम समाप्त करके आज एक्सरसाइज समाप्त करेंगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 11, और सभी आपके बाकायदा सिस्टम से सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये हो गया आपका वृत्ताकार पथ एक तरीके से। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ से सोनिया ने प्रारंभ किया चलना और ये पूरा चक्कर लगाती हुई और फिर से पुनः प्रारंभिक स्थिति पे आ गई, तो इन्हें 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि एक वृत्ताकार खेल के मैदान में एक वृत्ताकार खेल का मैदान है जो, इसका एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर लग रहा है आपका 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर यहीं जहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया चलना, यहाँ से रवि कोई लड़का है ये स्टार्ट करे, तो यहाँ से पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक पूरा चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को समय लग रहा है आपका 12 मिनट, है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर
चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही स्थान से, यहाँ पे ये स्थान मान लिया, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं एक ही समय, यानी कि घड़ी से मैच करके समय, और यहीं से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहने का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों क्या लिखा हुआ है, जबकि वे दोनों एक ही स्थान, तो यहां लिखेंगे चूंकि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये प्रश्नानुसार आपको दिया गया है कि दोनों व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही समय एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, रवि और सोनिया दोनों एक दूसरे से न्यूनतम समय लेंगे, हैं, एक तरीके से प्रयास ये करेंगे दोनों कि एक न्यूनतम समय में हम जो है पुनः प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाएं। तो यहाँ पे एक न्यूनतम समय लेना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे वह समय, तब वह समय जब वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थिति पर होंगे, तो वह समय क्या होगा? बराबर न्यूनतम समय होगा। बहुत ध्यान समझें, न्यूनतम समय होगा, और न्यूनतम के लिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। कम से कम समय जो लेंगे आप ये दोनों व्यक्ति, तो कम से कम समय के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसका ये भी एक दूसरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और अधिक के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, या इसे हम जीसीडी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या मासा। तो यहाँ पे हमें न्यूनतम समय लेना है, इसका मतलब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका एलसीएम निकालना है? एलसीएम दो संख्याओं का निकालना है, 12 मिनट और 18 मिनट है। तो 18 का और 12 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने कई बार आपको बताया है, तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे। जो भी दोनों संख्याओं का एलसीएम आएगा उतना ही न्यूनतम समय दोनों व्यक्ति लेंगे। जब वे दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे, तो पुनः प्रारंभिक स्थिति पर जब मिलेंगे तो वो एक न्यूनतम समय लेंगे। तो न्यूनतम के लिए हम लोग जानते हैं, पहले से ही हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से आप ये होमवर्क में कर लेंगे, इसे नोट भी कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हुई। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज से संबंधित जानकारी देंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में अवश्य जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आधारित होगी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं पे। अपरमेय संख्या हमें सिद्ध करनी पड़ेंगी वहाँ पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों हम अगली वीडियो में जो है देखेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज आज इसमें समाप्त हो गई, एक्सरसाइज 1B, और प्रत्येक सवाल का आपको अध्ययन कराया गया है। इसको आप जिम्मेदारी से पढ़िए। जो भी सवाल में दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे जो है डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, तो आपको जो है हम संपर्क कर लेंगे आपसे और जो है डायरेक्टली बताएंगे। इसके साथ साथ जो है, यदि यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है, तो जिम्मेदारी से आप सब्सक्राइब करिए। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हैं, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करिए। और शेयर का मतलब है आप दूसरे साथियों मित्रों में भी भेज सकते हैं वीडियो की लिंक को, तो आपके साथ साथ आपके साथी मित्र भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, सहयोग करते हुए पढ़ें और अवश्य पढ़ें, जो है बहुत जिम्मेदारी से पढ़ें। तो आज के लिए बच्चों में इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपकी अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही।